वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द सन आल्सो राइजेस। ये एक्चुअली में अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद कैरेक्टर्स को डिस्कस किया जाएगा, फिर समरी हम देखेंगे और एट द एंड जो है हम मेजर जो थीम्स हैं इसमें उसको डिस्कस करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे जो हैं वो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। तो ये 21 जुलाई 1899 में ऑक पार्क इलियनोज में पैदा हुए थे अमेरिका में। और इनका जो इनकी जो राइटिंग की जर्नी है वो काफ़ी लंबी है। यहाँ पे हम सिर्फ जो इनके इम्पोर्टेंट जो लाइफ इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इनकी बायोग्राफी तो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने जो मेजर इवेंट है इनकी लाइफ का वो ये है कि इन्होंने वर्ल्ड वार 1 में जो हिस्सा लिया था एज अ वॉलेंटियर, और ये एम्बुलेंस ड्राइवर बने थे वर्ल्ड वार 1 में, रेड क्रॉस जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें, और इटालियन फ्रंट पे जो है ये वॉर में जो है सर्व करते रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द वार इनको इटालियन सिल्वर मेडल जो है ब्रेवरी का वो भी मिला था क्योंकि उस वॉर में इनको कुछ ज़ख्म भी आए थे, यानी कि ये वुंडेड हो गए थे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये एक लॉस्ट जनरेशन करके एक एक्सपेट्रिएट की कम्युनिटी थी राइटर्स और आर्टिस्ट्स की, ये उसका भी हिस्सा रहे हैं। लॉस्ट जनरेशन ये बेसिकली पेरिस में एक एक्सपेट्रिएट कहते हैं परदेशियों को, यानी कि जो अपने मुल्क में ना रह रहा हो बल्कि किसी और मुल्क में रह रहा हो वॉलंटियरली, यानी कि उसको हुकूमत ने बेदखल नहीं किया होता बल्कि वो खुद ही बाहर रह रहा होता है। तो इसके लिए जो आसान वर्ड है जो वो है परदेसी। तो बेसिकली ये जो परदेसियों की कम्युनिटी थी जो कि पेरिस में थी, लॉस्ट जनरेशन इसका नाम था, ये उसका भी हिस्सा रहे हैं। और ये राइटर्स और आर्टिस्ट्स की एक कम्युनिटी थी जो कि सारे के सारे एक्सपेट्रिएट्स थे। तो इस लॉस्ट जनरेशन कम्युनिटी का हिस्सा और भी बड़े प्रोमिनेंट लोग थे, जैसे कि एजरा पाउंड जो हैं वो भी इसका हिस्सा थे। तो वहाँ पे इनके जो राइटिंग स्टाइल है और इनका जो राइटिंग का जो आप कह सकते हैं निखार जो आता है वो इस लॉस्ट जनरेशन जो कम्युनिटी में इन्वॉल्व होने के बाद वो चीज़ें इनकी और प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। उसके अलावा इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो हम जिस नावल को राइट नाउ डिस्कस कर रहे हैं द सन आल्सो राइजेस, ये इनका डेब्यू नावल था, यानी सबसे पहले, जो कि 1926 में इन्होंने लिखा था। और उसके अलावा इनके जो इम्पोर्टेंट काम हैं वो हैं अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में लिखा गया था। फॉर होम द बेल टोल्स ये 1940 में, और द ओल्ड मैन एंड द सी ये 1952 में। तो ये इनके इम्पोर्टेंट जो काम है वो हमने डिस्कस कर लिए। तो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे जो हैं उनका एक शॉर्ट सी बायोग्राफी थी। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स जो हैं, यानी कि ये जो अभी हम नावल डिस्कस कर रहे हैं द सन आल्सो राइजेस, द सन आल्सो राइजेस, इसमें हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर हमारे पास आता है वो है जेक बार्नेस। जेक बार्नेस जो है ये प्रोटैगनिस्ट है हमारे इस नावल का और नरेटर भी है। तो जेक बार्नेस जो है वो एक अमेरिकन एक्सपेट्रिएट है जो कि पेरिस में रह रहा है, और ये वर्ल्ड वार 1 का वेटरन है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही होंगी कि अभी हमने अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो शॉर्ट बायोग्राफी डिस्कस की है वहाँ पे वो भी एक्सपेट्रिएट था, वो भी वर्ल्ड वार 1 का जो हिस्सा रहा था, वेटरन था। तो ये चीज़ें एक्चुअली में ये अर्नेस्ट हेमिंगवे की अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड चीज़ें होती हैं जो वो अपने नॉवेल्स में लिखते रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम नॉवल का जो कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसको डिस्कस कर रहे हैं, जेक बार्नेस को। वो भी एक अमेरिकन एक्सपेट्रिएट है जो कि पेरिस में रह रहा है और वर्ल्ड वार 1 का वेटरन है, यानी कि वर्ल्ड वार 1 का हिस्सा रहा है वो। और वर्ल्ड वार 1 में उसको भी जख्म आए हैं और जिन जख्मों की वजह से वो इम्पोटेंट हो गया। इम्पोटेंट कहते हैं नामर्द हो जाना, यानी कि जो उसकी जो सेक्सुअल एबिलिटी है वो खो चुका हुआ है। तो जेक जो है वो हमारा यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, यानी प्रोटैगनिस्ट है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है ब्रेट एशली का। ब्रेट एशली कौन है? ये एक खूबसूरत इंडिपेंडेंट इंग्लिश वूमेन है जो कि बेसिकली डाइवोर्स वूमेन है। और ये जेक जो है हमारा मेन कैरेक्टर, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, उसका लव अफेयर है, यानी लव इंटरेस्ट आप कह सकते हैं कि जेक इसमें इंटरेस्टेड है रोमांटिकली। बट यू नो कि वो एक इम्पोर्टेंट है, तो इनके दरमियान कुछ सेक्सुअली कोई वो नहीं है कनेक्शन। तो जो बाकी जो इस नावल में मेल कैरेक्टर्स हैं उनके लिए भी ये जो औरत है ब्रेट एशली, वो एक क्रिस्मेटिक औरत है, एक लव अफेयर के तौर पे है। और सारे ही कैरेक्टर्स किसी न किसी फॉर्म में इसके साथ
रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास करेक्टर है वो रॉबर्ट कोहन का है। रॉबर्ट कोहन कौन है? ये जेक बार्नेस का फ्रेंड है, दोस्त है उसका। ये ज्यूइश है और ये अब इस कम्युनिटी में, इस एक्सपेट्रिएट्स की जो कम्युनिटी है, इसमें खुद को एक आउटसाइडर कंसीडर करता है ड्यू टू हिज रिलीजन। और ये भी कुछ अरसे के लिए इन्फेचुएटेड हो जाता है, यानी कि रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाता है ब्रेट एशली के साथ। और इसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो आइडियलिस्टिक है, थोड़ा सा ये इनसिक्योर है अपनी चीज़ों को लेके, और एंगर और जेलिसी के भी इशूज इसके साथ हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास करेक्टर है वो है माइक कैंपबेल। माइक कैंपबेल जो है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट जेक बार्नेस की तरह ये भी एक वॉर वेटरन है। ये बेसिकली स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड का ये एक बाशिंदा है और ये हैवी ड्रिंकिंग हैबिट में इन्वॉल्व है, यानी कि ये ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है। ये बेसिकली है कौन? ये ब्रेट एशली जो है ये उसका फियांसी है और ये ब्रेट एशली के साथ डीपली इन लव है, उसके साथ मोहब्बत करता है। और ये किसी न किसी तरह से अपने उस जो एक बड़ा ही एबनॉर्मल किस्म का रिलेशनशिप है इसका ब्रेट एशली के साथ, उसको अलाइव रखने की कोशिश करता है, यानी कि उसको किसी न किसी तरह से ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। हालांकि ब्रेट एशली की एक बड़ी आदत है कि वो किसी के साथ भी कमिटमेंट नहीं चाहती, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है वो नहीं देती किसी को, तो ये कोशिश करता है कि उसके साथ किसी न किसी तरह से कमिटेड रहे। तो ये उसका फियांसे है बेसिकली। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है बिल गॉर्टन का। बिल गॉर्टन कौन है? ये भी जेक का एक क्लोज फ्रेंड है और ये भी अमेरिकन एक्सपेट्रिएट है, यानी अमेरिका का रहने, बेसिकली अमेरिका का है लेकिन पेरिस में रह रहा है। और इसका ये राइटर भी है, जर्नलिस्ट भी है, और इसका जो एक जेक का जो फ्रेंड सर्कल है ये उसी में ही खुद को इंजॉय करता है, उस कंपनी में, और उस कंपनी की जो फ्रेंडशिप है ये उसको इंजॉय करता है। तो ये बेसिकली जेक का एक तरह से क्लोज फ्रेंड है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो पेड्रो रोमेरो का है। पेड्रो रोमेरो एक स्पेनिश बुल फाइटर है, जो कि ये सारे लोग जब पेम्पलोना में जाते हैं तो वहाँ पे बुल फाइटिंग का एक इवेंट होता है जिसमें ये बंदा पेड्रो रोमेरो जो है वो प्रोमिनेंट होता है। तो ये बेसिकली ब्रेट एशली जो है वो इसकी अटेंशन का ये ज़रिया बनता है। ब्रेट एशली इसको देखती है वहाँ पे पेम्पलोना के जो इवेंट होता है उसमें, तो वहाँ पे ये उस पर फिदा हो जाती है, तो बाद में ये फिर उसके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। ये बेसिकली स्पेनिश एक बाशिंदा है जिसका एक लव अफेयर है एक तरह का ब्रेट एशली के साथ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है फ्रांसिस क्लाइन का। फ्रांसिस क्लाइन रॉबर्ट कॉइन की फियांसी है। ये एक कंट्रोलिंग औरत है, मैनिपुलेटिव है और ये जेलस है बाकी जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ब्रेट एशली है उससे ये जेलस है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रॉबर्ट कॉन किसी के साथ भी इन्फेचुएशन या कोई रोमांटिक रिलेशन या कोई फीलिंग क्रिएट करे। तो ये एक मटीरियलिस्टिक तरह की औरत है और इमोशनली अनस्टेबल है बेसिकली। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो मोन्टोया का है। मोन्टोया जो बुल फाइटिंग कैफ़े है पेम्पलोना में उसका ओनर है, और ये जो पेड्रो है, पेड्रो रोमीरो जो है उसके लिए एक फादर फिगर की इसकी हैसियत है, यानी कि उसके लिए एज अ फादर फिगर ये है। और मोन्टोया एक रिस्पेक्टेड पर्सन है और वो स्पेनिश कल्चर को एक्सप्लोर करने में इन कैरेक्टर्स को मदद करता है, यानी कि पूरे के पूरा जो स्पेनिश कल्चर है, स्पोर्ट्स कल्चर कह लें आप, उसको एक्सप्लोर करवाने में इन कैरेक्टर्स को मदद करता है। फाइनली जो हम कैरेक्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है काउंट मीपी पोपुलस का। तो ये जो काउंट मीपी पोपुलस है ये एक वेल्दी ग्रीक एक्सपेट्रिएट है और ये भी जेक और उसका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें रह रहा है और उनकी जो कंपनी है उसको एंजॉय करता है, लेकिन ये बेसिकली एक हेडोनिस्टिक पर्सन है। हेडोनिस्टिक कहते हैं जो ज़िंदगी की जो यानी कि जो ज़िंदगी को सही तरह से एंजॉय कर रहा हो, ज़िंदगी के मज़े ले रहा हो, ज़िंदगी की हर अच्छी बुरी आदत से मज़े ले रहा हो। तो ये एक हेडोनिस्टिक पर्सन है जो कि ज़िंदगी की हर चीज़ को एंजॉय कर रहा है। तो ये हमारे मेन जो कैरेक्टर्स थे इस नावल में वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं समरी की तरफ। तो नावल स्टार्ट होता है, हमारा जो नरेटर है जेक बार्नेस वो अपने दोस्त रॉबर्ट कोहन के बारे में एक ब्रीफ बायोग्राफिकल स्केच हमें देता है। जेक बार्नेस खुद एक वॉर वेटरन है, वर्ल्ड वॉर 1 का वेटरन है वो, और वो अभी एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है पेरिस में। और जेक बार्नेस हमें अपने दोस्त रॉबर्ट कोहन के बारे में बताता है कि कोहन भी उसी की तरह एक अमेरिकन एक्सपेट्रिएट है। एक्सपेट्रिएट कहते हैं परदेसी को, यानी कि बेसिकली कोहन, रॉबर्ट कोहन और जेक दोनों ही अमेरिकन हैं लेकिन वो अभी पेरिस में रह रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं परदेसी हैं, यानी कि वहाँ के नहीं हैं। तो कोहन जो है उसके बारे में हमें जेक बताता है कि वो भी एक परदेसी है, एक्सपेट्रिएट है, और वो वॉर वेटरन नहीं है
लेकिन वो भी जेक के साथ रह रहा है, लेकिन वो एक रिच आदमी है और ज्यूइश है और पेरिस में रह रहा है अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ जिसका नाम है फ्रांसिस क्लाइन। फ्रांसिस क्लाइन जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो एक कंट्रोलिंग वूमेन है और वो उसके साथ रह रहा है। तो बेसिकली होता यह है कि रॉबर्ट कॉन जो है वो जेक के पास आता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हम साउथ अमेरिका मेरे साथ चलो तुम। जेक को कहता है। जेक जो है वो उसकी इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर देता है और वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। बाद में उसी नाइट जेक जो है उसकी मुलाकात होती है लेडी ब्रेट एशले से। लेडी ब्रेट एशली कौन है? वो एक डाइवोर्स्ड वूमेन है जो कि पेरिस में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। ये एक तरह से थोड़ी सी ज़िद्दी औरत है और एक फ्री स्पिरिटेड औरत है, यानी कि इंडिपेंडेंट वूमेन है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। और जेक जो है उसके साथ इंग्लैंड में मिला था वर्ल्ड वॉर वन में, जब उसको कुछ ज़ख़म आए थे तो उस ज़ख़म का इलाज ब्रेट एशली ने किया था। तो वहाँ से इनकी आपस में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हुआ है और वहाँ से इनकी एक दूसरे से जान पहचान है। तो अभी ये भी पेरिस में रह रही है लेडी ब्रेट एशली जो है जेक के साथ। तो जेक का ये बेसिकली लव इंटरेस्ट है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जेक जो है वो इम्पोटेंट हो गया है। इम्पोटेंट कहते हैं यानी कि अपनी जो जिस्मानी ख्वाहिश है, यानी कि मर्दाना जो ख्वाहिश है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, यानी कि वो अब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता। तो उसकी इम्पोटेंसी की वजह से जो लेडी ब्रेट एशली है वो उसके साथ किसी भी किस्म की कमिटमेंट नहीं कर सकती रिलेशनशिप में, क्योंकि लेडी ब्रेट एशली जो है वो अपना जो सेक्सुअल लाइफ है उसको एंजॉय करना चाहती है, ना कि वो किसी किस्म की कमिटमेंट कर ले जेक के साथ। हालांकि जेक चाहता है कि उसके साथ किसी तरह की कोई कमिटमेंट हो जाए, लेकिन जेक चूँकि इम्पोटेंट है, यानी कि मर्दाना क़ुव्वत नहीं है उसके पास, तो इसलिए वो लेडी ब्रेट एशली जो है वो उसके साथ कमिटमेंट नहीं कर रही। अगले दिन जेक और कोहन जो हैं वो लंच पे मिलते हैं और वहाँ पे लेडी ब्रेट एशली जो है वो भी उनको ज्वाइन करती है। जेक जो है कोहन जो है वो ब्रेट एशली में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है अपना, लेकिन जब जेक उसे बताता है कि लेडी ब्रेट एशली जो है वो शादी करने जा रही है माइक कैंपेल से, तो कोहन जो है वो थोड़ा नाराज़ हो जाता है इस बात को सुन के, क्योंकि माइक कैंपेल जो है वो एक हैवी ड्रिंकिंग स्कॉटिश है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है, शराब नोशी करता है, और वो भी वॉर वेटरन है, लेकिन स्कॉटलैंड का है वो बेसिकली। तो इसका ये प्लान जो है शादी का सुन के कोहन नाराज़ हो जाता है और बाद में फिर रात को लेडी ब्रेट एशली जो है वो जेक के पास आती है काउंट मीपी पोपुलस के साथ। तो काउंट मीपी पोपुलस कौन है? ये एक ग्रीक एक्सपेट्रिएट है, यानी कि ये ग्रीक का बाशिंदा है और ये भी यहाँ पेरिस में रह रहा है, ये भी एक परदेसी है। तो काउंट मीपी पोपुलस जो है वो शैम्पेन वगैरह पीने लग जाता है। इतने में जो ब्रेट एशली होती है वो जेक को एक न्यूज़ ब्रेक करती है, उसको बताती है कि मैं जो है सैन सेबेस्टियन के लिए निकल रही हूँ, जो कि स्पेन में एक जगह है सैन सेबेस्टियन। तो ये एक न्यूज़ वो उसको ब्रेक करती है जेक को। इसके बाद ब्रेट एशली जो है वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ वीक्स के बाद जब ब्रेट और कोहन जो हैं वो पेरिस से दूर हैं, कहीं स्पेन में घूम फिर रहे हैं, तो जेक का एक दोस्त आता है, वो भी अमेरिकन वॉर वेटरन है और उसका नाम है बिल गॉर्डन। तो ये पेरिस में आ जाता है जेक के पास। वॉर वेटरन बेसिकली कहते हैं जिसने वॉर में हिस्सा लिया हो, और अभी वो जो बिल गॉर्डन है वो पेरिस में आ जाता है अपने दोस्त जेक के पास, और जेक और बिल गॉर्डन जो है वो प्लान बनाते हैं कि हम स्पेन घूमने चलेंगे, वहाँ पे कुछ फ़िशिंग करेंगे और बाद में फिर एक फिएस्टा है जो कि पैम्पलोना में होना है। पैम्पलोना स्पेन में एक जगह का नाम है और फिएस्टा एक आउटडोर पार्टी को कहते हैं, तो एक तरह की फीस्ट कह लें आप। तो एक फिएस्टा उन्होंने पैम्पलोना में बाद में ज्वाइन करना है, पहले वो फ़िशिंग का प्लान करते हैं। तो जेक जो है वो उसके प्लान के साथ एग्री कर जाता है और साथ में जेन चाह रहा होता है कि रास्ते में वो कहीं कोहन को भी मिलेगा, जब पैम्पलोना जाएगा तो कोहन से भी मिलेगा। लेकिन जब वो पैम्पलोना जा रहे होते हैं तो जेक जो है वो लेडी ब्रेट एशले को मिलता है रास्ते में। तो लेडी ब्रेट एशले जो कि अभी सेंट सेबेस्टियन से वापस आई है घूम फिर के, उसके साथ उसका जो फियांसे है माइक कैंपबेल वो भी साथ है। तो जब माइक कैंपबेल थोड़ा आगे पीछे होता है तो वो जेक को दोबारा से एक न्यूज़ ब्रेक करती है, उसको बताती है कि सेंट सेबेस्टियन में उसके साथ रॉबर्ट कोहन भी था। तो यहाँ पे जेक ब्रेट जो है लेडी ब्रेट जो है और उसका फियांसे जो माइक है वो दोनों इजाज़त मांगते हैं
जेक से कि क्या हम भी आपको स्पेन में ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि आपके साथ। तो वहाँ पे जेक कहता हाँ बिल्कुल आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो उनको इजाज़त दे देता है ज्वाइन करने की। लेकिन बिल और जेक जो हैं वो अपने दोस्त रॉबर्ट कोहन के बगैर तो पैम्पलोना नहीं जाएंगे। इसलिए बिल और जेक जो हैं वो एक ट्रेन पकड़ते हैं और पेरिस से चले जाते हैं ब्योन। ब्योन एक साउथ फ्रांस के साउथ में एक शहर है जहाँ पे वो मिलते हैं अपने दोस्त रॉबर्ट कोहन से, जो कि वहाँ पे है। और फिर ये तीनों लोग जो हैं इकट्ठे होकर फिर पैम्पलोना के लिए निकलते हैं। तो इनका प्लान होता है कि ये जब पैम्पलोना पहुंचेंगे तो लेडी ब्रैट एशली और उसका जो फियांसे है माइक कैंपबेल जो है उनसे मिलेंगे वहाँ पे उस रात। लेकिन वो दोनों जो हैं वो वहाँ पे उस रात नहीं पहुँच पाते, हालांकि उन्होंने पहले इजाज़त ली थी कि हम आपको वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। जेक ने उनको बोल भी दिया था कि आप हमको पैम्पलोना में ज्वाइन करना है, यानी वहाँ पे पहुँच जाना। लेकिन ये दोनों वहाँ पे उस नाइट नहीं पहुँचे जिस नाइट ये तीनों लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। तो बिल और जेक जो हैं वो चूंकि उनका मेन काम तो घूमना फिरना था, एंजॉय करना था, इसलिए वो फ़िशिंग के लिए निकले थे। इसलिए बिल और जेक जो हैं वो फैसला करते हैं कि हम चले जाते हैं अपने काम पे यानी फ़िशिंग पे। तो वो एक स्पेन का छोटा सा टाउन है बरगट करके। तो वो बरगट में चले जाते हैं फ़िशिंग के लिए। और कोहन जो है वो वहाँ पे ही स्टे करता है पैम्पलोना में और वेट करता है कि लेडी ब्रैट एशले यहाँ पे आ जाए, क्योंकि रॉबर्ट कोहन जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है लेडी ब्रैट एशले में, ना कि फ़िशिंग वगैरह में। लेकिन ये दोनों दोस्त जेक और जो बिल हैं, बिल और जेक जो हैं ये दोनों बरगट जो है वहाँ पे चले जाते हैं फ़िशिंग के लिए। तो ये दोनों वहाँ पे इंजॉय करते हैं, खूब घूमते फिरते हैं। वहाँ पे एक छोटे से स्पेनिश कंट्री साइड जो है स्पेनिश इलाका है, वहाँ पे इनको एक छोटे से टाउन में एक रूरल इन मिल जाता है, यानी इन कहते हैं एक तरह का मेहमान खाना। तो ये वहाँ पे मेहमान खाने में रहते हैं और तकरीबन 5 दिन वहाँ पे ये फुल इंजॉय करते हैं, यानी कि फ़िशिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं और साथ में कार्ड्स खेलते हैं। तो इन्होंने फुल 5 दिन वहाँ पे इंजॉय किया। फाइनली ये जेक जो है इसको लेटर मिलता है माइक कैंपबेल की तरफ से, जो कि लेडी ब्रैट एशले का फियांसे है। और वो दोनों कह रहे हैं कि माइक कैंपबेल और ब्रेट एशली जो हैं वो बहुत ही जल्दी आपको पैम्पलोना में ज्वाइन करेंगे। तो जेक और बिल जो हैं वो फिर वापस आ जाते हैं पैम्पलोना में। वहाँ पे वो एक होटल में चेक इन करते हैं। होटल का नाम है होटल जो है वो उसके ऑनर का नाम है मोन्टोया। तो मोन्टोया के होटल में वो आ जाते हैं जेक और बिल। और मोन्टोया जो है वो एक स्पेनिश बुल फाइटिंग एक्सपर्ट है बेसिकली। और ये जेक को इसलिए पसंद करता है क्योंकि जेक जो है वो भी इंटरेस्ट दिखाता है अपना स्पोर्ट्स वगैरह में। तो ओनर जो मोन्टोया है वो इसलिए जेक के साथ थोड़ा फ्रेंडशिप बना लेता है। और यहाँ पे फिर जो लेडी ब्रैट एशले और उसका जो फियांसे माइक कैंपबेल है वो भी आके इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पांचों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यानी जेक, उसका दोस्त बिल गॉर्टन और उसका दूसरा दोस्त रॉबर्ट कोहन और साथ में लेडी ब्रैट एशले अपने फियांसे माइक कैंपबेल को भी लेके इधर आ जाती है। तो ये पांचों लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं मोन्टोया के पास। तो मोन्टोया के पास ये बेसिकली पूरा पांचों लोगों का जो ग्रुप होता है ये वहाँ पे देखते हैं कि जो प्रिपरेशंस वगैरह हो रही हैं, जो कि नेक्स्ट डे फिएस्टा वहाँ पे होना है जिसको ये देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं पांचों लोग। तो उस फिएस्टा के लिए कुछ बुल्स वगैरह जो हैं वो अनलोड किए जा रहे हैं और उस फिएस्टा में बुल फाइटिंग होनी है। और उसी बुल फाइटिंग को लेके इनकी कुछ डिस्कशन होती है जेक और मोन्टोया के दरमियान। मीनवाइल जो माइक होता है वो माइक कैंपबेल जो कि फियांसे है लेडी ब्रैट एशली का, वो रॉबर्ट कोहन को मॉक करता है, यानी कि उसका मजाक उड़ाता है और उसको कहता है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, यानी कि लेडी ब्रैट एशले जहाँ पे भी जाती है तुम उसके पीछे सूंघ के तुम उसके पीछे पहुंच जाते हो, यानी हर जगह पे तुम आ जाते हो, तुम इतने वेले हो, इस तरह से मतलब उसको थोड़ा मॉक करता है, उसका मजाक उड़ाता है। उनके वहाँ के स्टे के बाद वहाँ पे फिर फिएस्टा जो है जिसके लिए वो सारे लोग गए थे वो शुरू होता है। तो फिएस्टा की बड़ी हैवी प्रिपरेशंस होती हैं, पूरे शहर में डांसिंग, ड्रिंकिंग और पार्टीज़ चल रही होती हैं। और पहले दिन जो बुल फाइट होती है उसमें एक स्पेनिश बॉय है 19 साल का जिसका नाम है पेड्रो रोमीरो, वो बुल फाइट में हिस्सा लेता है और एक वो बहुत अच्छा बुल फाइटर है। जब वो बुल फाइटिंग कर रहा होता है तो लेडी ब्रैट एशले जो है वो उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रही होती है और वो देखते ही देखते उसके साथ उसको लव हो जाता है, यानी कि वो उसके लव में फॉल कर जाती है।
तो वो बाद में फिर जो उसका दोस्त है लेडी ब्रेट एशले का, जेक, उसको बोलती है कि मुझे इस लड़के के साथ इंट्रोड्यूस करवाओ। तो उनका बाद में फिर जेक इंट्रोडक्शन करवाता है, और लेडी ब्रेट एशले चूँकि उसके साथ लव में फॉल हो चुकी हुई है, तो वो फिर उसके साथ और थोड़ा और कनेक्शन बना लेती है, और बाद में वो फिर एक रात जो है वो इकट्ठी गुजारते हैं। मीनवाइल जो माइक और कॉन की स्टोरी उसी तरह चल रही है। माइक कैंपबेल जो है वो फिर से कॉन को वर्बली अब्यूज़ करता है और उसे कहता है कि तुम हर जगह पे आ जाते हो, तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं होती और तुम फिर भी आ जाते हो, वगैरह वगैरह। मीनवाइल जो ब्रेट एशली है वो पेड्रो रोमेरो जो कि 19 साल का लड़का है उसके साथ प्यार में गिर जाती है और उसके साथ एक रात भी गुजार लेती है। जेक बाद में माइक और बिल से मिलता है, जो कि बोथ जो दोनों के दोनों हैं वो हैविली ड्रंक हैं। और मीनवाइल जो रॉबर्ट कॉन है वो वहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि लेडी ब्रेट एशले किधर है। और इसी दौरान उसकी दोबारा से जो माइक है, माइक कैंपबेल है, उसके साथ वर्बल एक्सचेंज होते हैं, इंसल्ट्स होती हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पे रॉबर्ट कॉन जो है वो चार्ज कर देता है, यानी कि कुट लगा देता है किसको, माइक कैंपबेल को। लेकिन माइक कैंपबेल को तो कुट लगानी थी, साथ में उसने जेक जो उसका दोस्त है उसको भी कुट लगा दी। तो ये काम करने के बाद वो वापस होटल चला जाता है, और वहाँ पे फिर जब जेक होटल में जाता है तो वहाँ पे वो ऑलरेडी जेक के कमरे में बैठा होता है रॉबर्ट कॉन, और वो वहाँ पे जेक से बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस डिमांड करता है, यानी सॉरी करता है, उसको माफ़ी मांगता है उससे, जो कि जेक उसको बाद में फिर माफ़ कर देता है। लेकिन बाद में जेक को पता चलता है कि जब जिस दिन इसने हमें कुट लगाई थी उसी दिन इसने जो है, उसी रात जो है पेड्रो रोमेरो जो है 19 साल का वो जो लड़का बुल फाइटर, उसको भी कुट लगाई थी। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये जो बुल फाइटर है ये लेडी ब्रेट एशले के साथ देखा गया है और उसके साथ इसने एक नाइट भी गुजारी है। तो इसलिए रॉबर्ट कॉन जो है चूँकि हैविली इंटरेस्टेड था लेडी ब्रेट एशले में, इसलिए उसने उस लड़के को भी कुट लगाई। बाद में हालांकि वो उस लड़के से भी माफ़ी मांगता है, लेकिन वो लड़का उसको फिर माफ़ नहीं करता। मीनवाइल जो बुल फाइट है वो जारी है, और उस दिन बुल फाइट का फाइनल डे था। तो पेड्रो रोमेरो जो है वो ब्रिलियंटली लड़ता है उस दिन भी, और पूरे क्राउड के सामने वो एक बुल को मार देता है, यानी कि एक बैल जो है उसको मार देता है। और बाद में वो फिर एक वो जो बुल उसने मारा था, जिस बैल को उसने मारा था, उसका एक कान काटता है और उस कान को लेडी ब्रेट एशले के हवाले करता है। तो ये सब देखने के बाद जो पेड्रो रोमेरो है, ये सब करने के बाद पेड्रो रोमेरो और लेडी ब्रेट एशले ये दोनों चले जाते हैं स्पेन की सिटी मैड्रिड में, इकट्ठे निकल जाते हैं दोनों। और मीनवाइल जो कोहन होता है वो उसी सुबह निकल जाता है वहाँ से, यानी कि फीस्टा वाला जो सुबह होती है उसी सुबह वो वहाँ से निकल जाता है। और बाकी 3 लोग रह जाते हैं, बिल, माइक और जेक। ये तीनों लोग जो हैं वो फीस्टा की जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसको देखते हैं। अगले रोज़ तीनों बाकी लोग जो थे, यानी बिल, माइक और जेक, वो निकलते हैं, एक कार लेते हैं रेंट पे, और स्पेन से निकल जाते हैं बियोन, जो कि सदरन फ्रांस में मौजूद है। बियोन सिटी में जाके ये तीनों लोग वहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं, यानी अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। तो इनमें से जो जेक होता है वो वापस स्पेन चला जाता है, सैन सेबेस्टियन में। तो वहाँ पे उसका इरादा होता है कि वहाँ पे वो कुछ दिन रहेगा, रिलैक्स करेगा बिल्कुल अकेला। लेकिन वहाँ पे उसको एक टेलीग्राम रिसीव हो जाता है लेडी ब्रेट एशले की तरफ से, और लेडी ब्रेट एशले उसको बताती है कि उसको आके मैड्रिड में आके मिलो, स्पेन का जो सिटी मैड्रिड है वहाँ पे आके मिलो। तो जैसे वो टेलीग्राम उसको मिलता है तो जेक जो है वो ट्रेन पे बैठता है और सेंट सेबेस्टियन से सीधा मैड्रिड चला जाता है। तो जेक जब लेडी ब्रेट एशले से मिलता है तो उसको पता चलता है कि लेडी ब्रेट एशले जो है उसने ब्रेकअप कर लिया हुआ है पेड्रो रोमेरो से, और ब्रेकअप उसने इसलिए किया कि उसको लग रहा था कि ये एक नौजवान लड़का है 19 साल का, तो इसका जो करियर है वो मैं ख़राब ना कर दूं, तो इसलिए मुझे इस लड़के से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो इसलिए वो खुद ही उससे ब्रेकअप कर लेती है, और उसके बाद वो जेक को बताती है कि मैं दोबारा कैंपबेल जो है, माइक कैंपबेल यानी मेरा जो फियांसे है, उसके पास जाना चाहती हूँ। और जेक जो है वो उसको कहता है ठीक है बिल्कुल चलते हैं। तो जेक जो है वो टिकट्स बुक करता है, मैड्रिड से निकलते हैं ये। और जैसे ही वो टैक्सी में बैठते हैं मैड्रिड से निकलते हुए, तो लेडी ब्रेट एशले है जो वो कहती है कि क्या ही कितना ही अच्छा होता अगर हम दोनों इकट्ठे होते। तो जेक जो है वो आगे से कहता है हाँ ये सोचना बिल्कुल मज़े की बात है, यानी कि ऐसा होता तो क्या ही बात थी। तो यहाँ पे हमारा जो नावल है वो एंड हो जाता है, यानी आखिरी जो नावल की बात है वो ये है कि लेडी ब्रेट एशले कहती है कि क्या ही अच्छा होता कि मैं, यानी कि लेडी ब्रेट एशले और जेक इकट्ठे होते,
और यानी कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड ना होती, तेरे ही साथ होती, तो उस पे जे कहता है कि हाँ क्या ही अच्छा होता। ऐसा सोचने में अपना ही एक मज़ा है। तो यहाँ पे हमारा जो नावल है वो एंड हो जाता है। तो अब हम इस नावल के जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पहला जो थीम है वो है द लॉस्ट जनरेशन। तो बेसिकली ये पूरे नावल से हमें आइडिया होता है कि ये एक लॉस्ट जनरेशन है। लॉस्ट जनरेशन है जिस पे वर्ल्ड वार 1 जो है वो हैविली अफेक्टेड है। उसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है उन लोगों पे, उनके थॉट प्रोसेस पे। और आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो सारे करैक्टर्स हैं वो एक वॉन्डरिंग सिचुएशन में, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ पार्टी करते हैं, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ पार्टी करते हैं। तो ये बेसिकली इस्केप ढूंढ रहे हैं। ये वो जो इनके अंदर एक हॉलोनेस है उससे इस्केप ढूंढ रहे हैं। और वो एक जो वॉर इफ़ेक्ट उनके सर पे चढ़ा हुआ है वो उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक पीसफुल कंडीशन नहीं दे रहा। तो वो कॉन्स्टेंटली वॉन्डरिंग सिचुएशन में है, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी। और यहाँ पे मेन ये भी चीज़ है कि ये बेसिकली ज़्यादातर अमेरिकन लोग हैं जो यहाँ पे एक्सपेट्रिएट के तौर पे रह रहे हैं। हमारे नावल की बात हो रही है, तो ये भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जो लोकेशन और इन चीज़ों को लेके जो एक सेल्फ आइडेंटिटी थी वो भी डिस्टर्ब होगी वर्ल्ड वार 1 से लेके। हालांकि ये सारे लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, यानी कि कुछ जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इनके कोई प्रॉपर वर्किंग आवर्स नहीं है। तो ये एक तरह से बिल्कुल सेंसलेस और हॉलो जो लाइफ है वो गुजार रहे हैं, और किसी भी तरह से अपने आप को इस लाइफ में फ़िट करने की, इस पोस्ट वर्ल्ड वार वर्ल्ड जो है उसमें फ़िट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस हॉलोनेस से एस्केप ढूंढ रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थीम है वो मैस्कुलिनिटी का है, जो कि मैस्कुलिन इनसिक्योरिटी पाई जाती है इस पूरे नावल में। यहाँ पे हमारे पास पूरे नावल में एक ही मेन वुमेन करेक्टर है और वो है लेडी ब्रेट एशली का। तो जितने भी हमारे मेल करेक्टर्स हैं इस पूरे नावल में वो इसी के गिर्द घूमते रहते हैं। सारे के सारे किसी न किसी तरह से उसमें इंटरेस्टेड हैं और उसकी जो अफेक्शन है वो चाह रहे हैं। लेकिन वो चूँकि वो भी चूज़ी है और वो अपने बेनिफिट के हिसाब से चलती है, तो ये एक तरह से इनसिक्योर फील करते हैं। हर बंदा दूसरे से इनसिक्योर फील करता है। और सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है वो रॉबर्ट कोहन और माइक कैम्पबेल जो कि उसका फियांसे था उनके दरमियान पाया जाता है। और उनके दरमियान तो प्रॉपर एक फ़ाइट भी होती है इस चीज़ को लेके। तो ये सारे के सारे लोग एक दूसरे से इनसिक्योर थे, मैस्कुलिनिटी को लेके अपनी इनसिक्योरिटीज़ वो शो करते हैं। और एक ही फीमेल कैरेक्टर है जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं। तो मैस्कुलिनिटी जो है, या आप कह सकते हैं मैस्कुलिन इनसिक्योरिटी जो है, वो भी इस नावल का एक इम्पॉर्टेंट थीम है। तो ये दो जो हैं वो मेन थीम्स हैं। इन दो में से भी मैं कहूँगा जो लॉस्ट जनरेशन है वो इसका सेंट्रल थीम है इस नावल का, कि वर्ल्ड वार 1 के बाद ही ये नावल लिखा गया था। और वर्ल्ड वार 1 जो थी उसने पूरे के पूरे यूरोप और अमेरिका के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डाला था। और उस इफ़ेक्ट को ही इस पूरे के पूरे नावल में पिक्चराइज़ करने की कोशिश की है हमारे राइटर ने। तो उसी की बेस पे इस नावल का मेन थीम जो है मैं उसको लॉस्ट जनरेशन ही कहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।